गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था इनकम, रेवेन्यू, इन सब चीज़ों के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा जो वर्डिंग है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट वैसे तो आप जानते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये वही चीज़ है कि द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी रेवेन्यू से हमारे एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा होते हैं वही हमारा प्रॉफिट का अमाउंट होता है। ठीक है। यहाँ पर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में प्रॉफिट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सेल करने से जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ और उस गुड्स या सर्विस को बनाने में जितना एक्सपेंस हुआ था उसका डिफरेंस वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यानी सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये केवल एक तरीके से देखी जाए तो गुड्स और सर्विस जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको परचेज या प्रोड्यूस करने और उसको सेल करने से जो हमको अमाउंट अर्न होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब दूसरा वर्ड है हमारा नेट प्रॉफिट। इट ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस like administrative, selling and financial and other non-operating expenses are deducted from the gross profit and other income if any added is called net profit। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने बिजनेस के बाकी के दूसरे एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दें जिनका गुड्स के प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पैकेजिंग है, बिजली का बिल है, रेंट है, जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते, उन चीज़ों को भी अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दें तो जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। इस नेट प्रॉफिट में सेल्स से होने वाली इनकम के अलावा भी कोई अगर प्रॉफिट या कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो भी ऐड कर ली जाती है। जैसे बैंक में डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, उसका बिजनेस से कोई टर्म नहीं है लेकिन वो बिजनेस में अर्न हो रही है तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन शॉर्ट कि सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के या बिजनेस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट इन शॉर्ट हमारे पास बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। अब वर्ड आता है गेन। जनरली वर्ड प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही मतलब माने जाते हैं, दोनों का मतलब ही प्रॉफिट होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने से होने वाले अमाउंट को हम प्रॉफिट बोलते हैं, जबकि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है नॉन रिकरिंग बेसिस पर यानी इरेगुलर बेसिस पर उसे हम गेन बोलते हैं। जैसे हमारा बिजनेस है फर्नीचर का और हमने एसी बेचा और एसी को बेचने से प्रॉफिट हुआ तो वो एसी से बिकने वाला प्रॉफिट हमारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, उसे हम गेन बोलेंगे। यानी सेल ऑफ फिक्स असेट से जो प्रॉफिट वगैरह अर्न होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमें गेन कहा जाएगा। ठीक है। अब वर्ड आता है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस एक तरीके से हमारे बिजनेस में अगर एक्सपेंसेस की वैल्यू ज़्यादा हो और हमारे रेवेन्यू कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं डिफरेंसेस को। यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। इसमें हम सारी चीज़ें एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ों को हम एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हैं, उसके बाद सेल से कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि सेल से अर्न होने वाली इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो फिर वो हमें लॉस होगा। लॉसेस हमारे बिजनेस में कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे असेट्स की वैल्यू हमारी कम हो गई, वो जैसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेटर जिसको हमने गुड्स बेचा था उसने पैसा देने से मना कर दिया, वो भी बैड डेट तरीके का लॉस ही है। ये सारी चीज़ें लॉस के ही एग्जांपल होते हैं। अब अगला वर्ड है परचेज। परचेज आप जानते हैं किसी चीज़ को खरीदना, लेकिन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में किसी भी चीज़ को खरीदना परचेज नहीं होता। परचेज का मतलब परचेज ऑफ दोज गुड्स और आर्टिकल्स विच आर आवर बिजनेस पर्पस। यानी बिजनेस से रिलेटेड आइटम या रॉ मटेरियल को परचेज करना ही परचेज कहलाता है। नॉन बिजनेस आइटम को अगर आप खरीदेंगे तो वो चीज़ परचेज नहीं होगी। जैसे फर्नीचर की शॉप में आपने एसी खरीदें तो वो परचेज नहीं है क्योंकि एसी का आपका बिजनेस नहीं है। हाँ, आपने फर्नीचर के बिजनेस में वुड परचेज़ की, लकड़ी परचेज़ की या रेडीमेड फर्नीचर परचेज़ किया, टेबल चेयर वगैरह परचेज़ की तो वो चीज़ परचेज़ कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल बिजनेस के आइटम को ही बाय करना ये चीज़ परचेज होती है। अगर आप नॉन बिजनेस आइटम परचेज करते हैं तो वो चीज़ असेट्स कहलाती है, वो चीज़ फिर वो परचेज नहीं होती है। परचेज यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक तो कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज यानी जो हम नकद परचेज करते हैं गुड्स
इमीडिएट पेमेंट करके, और जो हम कुछ टाइम के बाद पेमेंट करने के बाद करते हैं उन्हें हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। अब है वर्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न मीन्स जो गुड्स हमने परचेज किया था क्रेडिट बेस पर किसी सप्लायर से और किसी भी रीज़न की वजह से हम उसे वापस कर रहे हैं, तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। जैसे कि गुड्स या तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, या ख़राब क्वालिटी का था, या फिर जैसा हम चाहते थे सैंपल के अकॉर्डिंग वैसा नहीं था, कुछ भी रीज़न की वजह से अगर हम उसे वापस करते हैं तो वो चीज़ परचेज रिटर्न कहलाती है। परचेज रिटर्न को हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। अगर हम नेट परचेज निकालना चाहें तो टोटल परचेज में से अगर परचेज रिटर्न माइनस कर दें तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी। मतलब अगर हमने 10,000 की गुड्स परचेज की और उसमें से 1,000 रिटर्न कर दी तो नेट परचेज कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपीज़ हो जाएगी। अब वर्ड आता है सेल। सेल क्या होता है? सेम कुछ भी चीज़ को बेचना नॉर्मली सेल कहा जाता है, लेकिन सेम बिजनेस में कुछ भी बेचना सेल नहीं होता। द बिजनेस आइटम विच वी सोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड सेल। यानी जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, जिस चीज़ पे हम डील करते हैं, उन आर्टिकल्स या गुड्स को बेचना वो हमारे लिए सेल कहलाता है। अगर हम कोई अदर आइटम सेल करेंगे तो वो सेल ऑफ असेट्स है, और अगर हम बिजनेस आइटम को बेचेंगे तो वो चीज़ सेल्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के शॉप में अगर आप बल्ब, आयरन, म्यूज़िक सिस्टम, टीवी, एलईडी वगैरह ये सेल करें तो वो सेल है। और वहीं आप अगर पुराना फर्नीचर बेचें तो फर्नीचर उसका बिजनेस आइटम नहीं है, वो चीज़ सेल नहीं होगी। लाइक परचेज सेल भी दो टाइप की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। यानी अगर नगद बेचते हैं, हैंड टू हैंड अमाउंट रिसीव हो जाता है कस्टमर से तो वो कैश सेल है, और अगर उधार पे बेची जाती है तो वो चीज़ क्रेडिट सेल कहलाती है। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। नेट अब आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न मीन्स जो गुड्स हमने डेटर को या कस्टमर को सेल किया था, किसी रीज़न की वजह से वो हमें वापस कर रहा है कस्टमर, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। या तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, या उसको वो सूटेबल नहीं हो रहा है, या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो गुड्स हमें वापस कर रहा है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेम अगर हम कहें कि सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो हमारी नेट सेल की वैल्यू आएगी। सेल्स रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करके दिखाया जाता है। अब वर्ड आता है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब होता है हमारी शॉप या गोडाउन में हमारा सामान जो अभी बिकने से रह गया है और रखा हुआ है, उसे हम स्टॉक इन्वेंट्री कहते हैं। मीन्स द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज़ स्टोर्ड इन आवर shop, go down is called stock, or we can say the unsold goods held in our business is called stock। यानी बिना बिका हुआ सामान जो हमारे बिजनेस में रखा हुआ है उसे हम स्टॉक कहते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो क्या क्या चीज़ें स्टॉक में आ सकती हैं? तो मैं आप को यहाँ पे दे रखा है कि रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश गुड्स या पार्टली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब ऐसा सामान जो बनने की प्रोसेस में है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक फिनिश गुड्स यानी जो सामान बन चुका है, उसको भी हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। ठीक है, यानी कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, अनफिनिश्ड यानी आधा बना हुआ, और फिनिश गुड्स, ये सब तीनों चीज़ें ही स्टॉक की कैटेगरी में आएंगी। अब स्टॉक भी दो कैटेगरी होती हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? किसी भी फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में आपके पास जितने अमाउंट का स्टॉक होगा उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल के दिन आपकी गोडाउन या शॉप में जितने रुपए का या जितने अमाउंट का स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जस्ट अपोजिट कर लो, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, अनसोल्ड रह गया है, उससे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। यानी जैसे 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड होते हैं, तो 31 मार्च को आपके पास जो स्टॉक था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। नीचे एक चीज़ दे रखी है कि स्टॉक ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वही आगे चल के ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि जो 31 मार्च को हमारे पास सामान था वही 1 अप्रैल को होगा, लेकिन ओपनिंग से क्लोजिंग चेंज होता है, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कई बार आप परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो वो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक रहता है। और जो ये स्टॉक होता है ये हमारी करंट असेट को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट में करंट असेट्स में दिखाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? अगर हम कंपनी एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो ऐसा कोई भी पर्सन जो हमें हमारा
अमाउंट पे करेगा, जिससे हमें अमाउंट लेना है, वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें काउंट की जाती हैं, एक तो डेटर और एक बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल। दोनों ही चीज़ें मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। जैसे कोई भी कस्टमर है जिसको आपने उधार गुड्स सेल किया था या उधार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो उसने आपको पैसा अभी नहीं दिया है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। ठीक है, दे रखा है यहाँ पर डेटर कि द पर्सन टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, या हम वो पर्सन जिसको हम कोई गुड्स उधार बेचते हैं या सर्विस देते हैं, वो पर्सन डेटर कहलाता है। यानी उसने अभी पैसा नहीं दिया लेकिन हमसे गुड्स परचेज कर लिया है, तो वो पर्सन कौन है, डेटर। जैसे राम को हमने 5000 का गुड्स उधार बेचा, तो राम हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, जो हमें कुछ टाइम के बाद अमाउंट पे करेगा, लेकिन उसने अभी कोई टाइम प्रॉमिस हमें नहीं किया है। डेटर हमारे लिए करंट असेट्स होता है क्योंकि ये हमको अमाउंट पे करने वाला पर्सन है। और इसी में अगला है बी आर। बी आर एक तरीके से डेटर का ही पार्ट है। अगर कोई डेटर हमें फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट को अमाउंट पे करने का प्रॉमिस कर देता है, तो वही डेटर बाद में क्या बन जाता है, बी आर बन जाता है। बस डेटर और बी आर में यही डिफरेंस है। डेटर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो हमें कब पैसा देगा हमें ये पता नहीं है, पर बी आर हमें एक प्रॉमिस कर चुका है वो पर्सन कि हमें वो पर्टिकुलर डेट को अमाउंट पे कर देगा। कि यहाँ पे दे रखा है ना, द लेटर ऑफ पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन ए फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में वो अमाउंट हमको पे कर देगा। जो भी पर्सन आपको, जैसे बेचने वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे ड्रॉर कहलाता है, और जो पर्सन जो खरीद रहा है, जो हमें प्रॉमिस कर रहा है, वो यहाँ पर ड्रॉई कहलाता है। लाइक डेटर, बी आर भी हमारे लिए करंट असेट्स ही होते हैं। तो यानी डेटर और बी आर में आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंस एक ही है कि डेटर वो पर्सन है जिसको हमने उधार गुड्स बेचा है लेकिन उसने हमें कोई पर्टिकुलर डेट का प्रॉमिस नहीं किया है। और अगर वही डेटर हमें किसी पर्टिकुलर डेट को अमाउंट पे करने का प्रॉमिस कर दे, तो वही डेटर फिर बी आर कहलाता है। यानी हमें पता है कि इस डेट को उसका अमाउंट हमसे रिसीव हो जाएगा।